हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? नीट की तैयारी कर रहे हैं। नीट का एग्ज़ाम बहुत पास आ गया, 2 महीने बच रहे हैं और 2 महीने में आपको एग्ज़ाम देना है। और अभी कितनी तैयारी हुई है? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम पेपर सोल्व कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, मार्च और अप्रैल बच रहा है। 2 महीने में किस तरीके से आप कवर करोगे नीट को? ठीक है, मैक्सिमम गेन कैसे करेंगे नीट के अंदर, उसके लिए मैं आज ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली वीडियो क्या, हम एक तरीके का क्रैश कोर्स चालू कर रहे हैं। ठीक है, फ्री रहेगा, किसी को कोई पैसा वैसा नहीं देना है, यूट्यूब पे रहेगा। क्रैश कोर्स, नीट का क्रैश कोर्स। ओके, देखिए, नीट क्रैश कोर्स, ये क्रैश कोर्स अगले 2 महीने चलेगा और इसमें हम डेली के डेली एक ना एक टॉपिक वीडियो कवर करेंगे, जिसमें कि क्वेश्चंस भी होंगे और कंसेप्ट भी होंगी। क्योंकि फास्ट चल रहा है तो फास्ट में हम मेन कंसेप्ट ही लेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आनी है। ओके, तो नीट क्रैश कोर्स, अब इसमें हम आज चलते हैं डे 1। ठीक है, डे 1 में हम क्या पढ़ेंगे? डे 1 के अंदर देखिए, केमिस्ट्री की पहले बात करता हूँ। केमिस्ट्री की 1 बाय 1 चलता है, पहले केमिस्ट्री फिर फिजिक्स और बायोलॉजी करेंगे। फिलहाल अभी केमिस्ट्री की बात करते हैं। डे 1 केमिस्ट्री। ठीक है, अब केमिस्ट्री में डे 1 में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बड़ा टॉपिक है, वो अगले दिन होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर आज कवर कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले बात करते हैं इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या, देखो मॉडल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम के बारे में तो जानते हैं। 2 तरीके, टाइम इतना है नहीं ज़्यादा कि इतना स्टडी थोड़ी में नहीं घुस रहे, हम मेन पॉइंट बता देते हैं कि एटम क्या होता है। भाई मॉडल्स आए थे सबसे पहले, एक थॉमसन मॉडल था। थॉमसन्स वाटरमेलन मॉडल बता दिया उसने कि एटम होता है, और उसमें सीड्स आपके जो इस तरीके से होते हैं, ये फ्लैश होता है। थॉमसन्स, ओके, थॉमसन्स वाटरमेलन और मॉडल, शॉर्टकट में चल रहा हूँ मैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ऐसे धसे होते हैं जैसे कि तरबूज के अंदर बीज। ओके, ठीक है, ये मॉडल फेल हो गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को फिक्स बता दिया, जबकि इलेक्ट्रॉन तो मूवेबल होता है। ओके, मेन पॉइंट। ठीक, इसने इलेक्ट्रॉन को फिक्स बताया, इलेक्ट्रॉन मूवेबल होता है, चलता फिरता रहता है। इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, लेकिन इसमें इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिक्स है। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, और ये फ्लैश हो गया। पॉजिटिव पार्ट फ्लैश हो गया, नेगेटिव पार्ट इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, ये इन्होंने जो है थॉमसन ने बताया, जो कि फेल्ड हो गया। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, शॉर्टकट में चल रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्टकट में। रदरफोर्ड का मॉडल क्या कहता है भैया कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं बताया उसने कहा कि सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे चक्कर काटते हैं देखिए जरा, कि सेंट्रल पॉजिटिव पार्ट न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर काटेगा। ठीक है, ये इसने बता दिया। और उसने ये भी कहा कि इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। ऐसे कह सकते हैं FE = FC। ओके, ये इन्होंने यहाँ बता दिया। ये मॉडल था रदरफोर्ड का, ये मॉडल भी फेल हो गया। ये क्यों फेल होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो मूव करते करते क्या है, उसकी एनर्जी डाउन होगी। एनर्जी डाउन होगी तो इलेक्ट्रॉन फाइनली क्या होगा, वो इस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। ओके, तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो फेल हुआ। उसके फेल का कारण क्या था? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसको एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, एनर्जी लॉस होगी तो फाइनली क्या होगा, इसका फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये फाइनली क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव करते करते न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और एटम क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, ये मॉडल जो फेल हो जाता है। इसका मेन ड्रॉबैक यही है कि इलेक्ट्रॉन फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ठीक है, दूसरा ड्रॉबैक को कह सकते हैं कि इसने क्या करा, इसने सेल्स के बारे में नहीं बताया, फिक्स सेल के बारे में नहीं बताया। ओके, और एंगुलर मोमेंटम के बारे में इसने कुछ नहीं बताया। ठीक है, सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में इसने बताया। ठीक है, तो ये मॉडल फेल होगा। इसके बाद में आता है बोर्स मॉडल। ओके, बोर्स मॉडल शुरू करने से पहले आपको उसका थोड़ा बता दें। रदरफोर्ड ने वो जो पूरा मॉडल दिया था उसके बारे में उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक गोल्ड फॉइल उन्होंने ले ली। ठीक, इसको भी बाद में करते हैं, पहले उसी बात करते हैं, है ना। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो गोल्ड फॉइल पर उसने क्या करा, अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करी। ओके, अल्फा पार्टिकल की बौछार करने के बाद क्या होगा, मोस्टली अल्फा पार्टिकल जो थे वो पार चले गए, सीधे पार चले गए। कुछ पार्टिकल थे जो मूव हो गए इस तरीके से, और कुछ बहुत ही कम पार्टिकल यूँ ऐसे अपने मार्ग पर वापस आ गए। ठीक है, तो रिबाउंड हो गए, ऐसे कह सकते हैं। तो क्या होगा, इससे पता चला कि यहाँ सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे प्लस चार्ज होता है, +2E। ठीक है, तो प्लस प्लस रिपेल करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे हुआ। ठीक है ना, और यहाँ पर कहीं नेगेटिव चार्ज होगा जिसकी तरफ ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये इससे पता चला, इसी के बेस पे उसने वो मॉडल दिया रदरफोर्ड ने। ठीक है ना, रदरफोर्ड के बाद आता है बोर्स का मॉडल। अब बोर्स के मॉडल की बात करते हैं।
सो बोर्स के मॉडल, बोर्ड ने क्या बताया कि भैया रदरफोर्ड की कमी बोर्ड ने दूर करी। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं। फिक्स ऑर्बिट मतलब क्या किया उन्होंने कि पॉजिटिव पार्ट न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ इन्होंने क्या करा, सेल्स बताई, ठीक है, इस तरीके से सेल्स होती हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, सर्कुलेट करता है फिक्स सेल के अंदर, ठीक है। जैसे कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये से मान ले यहाँ पर है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसी सेल में चक्कर काटता रहेगा, ठीक है, जब तक कि उसकी एनर्जी चेंज ना हो। एनर्जी इन्होंने फिक्स कर दी है, कैसे कि प्रत्येक सेल के अंदर एनर्जी फिक्स रहेगी। मान ले इसकी एनर्जी E1 है, इसकी E2 है, इसकी E3 है, इसकी E4 है, ओके। इन सेल को बोला इन्होंने KLMN, KLMN, है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो इसके हिसाब से, बोर्ड्स के हिसाब से क्या था कि E1 E2 E3 E4 इनकी सेल की एनर्जी फिक्स कर दी। इन्हें सेल बोल दिया, ऑर्बिट बोल दिया ना, सेल या ऑर्बिट, ठीक है। हर सेल की एनर्जी फिक्स है और इलेक्ट्रॉन तब तक एक सेल में चलता रहेगा जब तक कि उसकी एनर्जी चेंज ना हो, ओके। अब एनर्जी चेंज करने के लिए क्या करेगा वो, अगर मान लो उसको दूसरी सेल में जाना तो एनर्जी रिमूव करेगा या गेन करेगा, ओके। और एनर्जी जो रिमूव करता है और गेन करता है, उस एनर्जी को मान लिया कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से और यहाँ जाता है, ठीक है, या फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चलता है अगर, तो वो जिस सेल पे जाएगा सबके उतनी एनर्जी मतलब जो है वो रिमूव करेगा या गेन करेगा। अगर वो हायर एनर्जी से, एनर्जी का मैं बताता हूँ आपको क्या होता है कि एनर्जी हमेशा क्या होती है, ये बढ़ती चली जाती है ऐसे करके, इस तरीके से कि E1 E2 E3 E4, तो E4 की एनर्जी ज़्यादा होती है E3 से, E2 से E1 से, ओके। एनर्जी यूँ बढ़ती चली जाएगी और इलेक्ट्रॉन जिस सेल में होगा उसके पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन को दूसरी सेल में जाना है तो या तो एनर्जी गेन करेगा, अगर हायर में जाएगा, लोअर में जाएगा तो एनर्जी रिमूव करेगा, ओके। और ये जो एनर्जी रिमूव करता है और गेन करता है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ जा रहा है तो एनर्जी रिमूव करेगा, और ये जो एनर्जी रिमूव करता है, ऐसी ऐसी सारी एनर्जी को अगर हम एक सिस्टम में मतलब ऑर्डर में लगाएंगे ऐसे करके, सपोज करो, मान लिया एक में एनर्जी निकल रही है हमारे पास में ज़्यादा, एक में निकल रही कम, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम एनर्जी को लगा लेते हैं, मान लिया 50 100 150 ऐसे मान लो, ठीक है ना। तो ये जो एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है हमको, इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम इसको बोलते हैं। स्पेक्ट्रम्स दो तरीके के स्पेक्ट्रम हो जाते हैं, एक तो एमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। अगर ये एमिशन कब होता है, जब रिमूव करता है, एनर्जी एग्जिट करता है तो एमिशन हो जाता है, और गेन करता है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो जाता है, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम हो गया, और स्पेक्ट्रम के हिसाब से आती है स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, कितनी सारी लाइन, सारी लाइन के बंडल को बोलते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज, ओके, स्पेक्ट्रल सीरीज, ठीक है। स्पेक्ट्रल सीरीज हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, लाइमैन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ओके। सो मैंने यहाँ लिख दिया लाइमैन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, और एक नई होती है हम्परे। 6 हमारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज होती हैं। क्या होती है स्पेक्ट्रल सीरीज, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन N1 सेल से N2 सेल पर जंप करता है, ठीक है, या N2 से N1 पर जंप करता है, उस केस में ये सीरीज बनती है। अगर हायर से लोअर जाएगा तो वो हो जाएगा आपका जो एमिशन स्पेक्ट्रम, अगर लोअर से हायर जाएगा तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन होगा स्पेक्ट्रम और लाइन ये सेम रहेंगी, गिनती की 6, ओके। तो आप जैसे कि N1, ठीक है, N1 अगर 1 है और N2 वही 1 फर्स्ट सेल से कहाँ जा सकता है, 2 3 4 5 6 पे जा सकता है, 2 3 4 5 6 ऐसा करके इन्फिनिट, ओके। अगर फर्स्ट सेल से सेकंड पे जंप करता है या सेकंड से फर्स्ट पे जंप करता है, ठीक है ना, या थर्ड से फर्स्ट पे जंप करता है, फर्स्ट से थर्ड पे जंप करता है, तो हमारा लाइमैन सीरीज कहलाता है। क्या कहलाता है, लाइमैन सीरीज, ठीक है। जो एनर्जी निकलेगी वो लाइमैन सीरीज में आएगी, ओके। सेकंड केस, अगर N1 आपका 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 3 4 5 6 7 इन्फिनिट, ओके। तो तब इसको बोलेंगे बामर सीरीज। इस तरीके से चलता चला जाएगा, लाइमैन, बामर, पास्चन 3 नंबर, 4 5 6, ओके, 4 5 6 7, 5 6 ऐसे करके इन्फिनिट, 6 7 8 इन्फिनिट, 7 8 इन्फिनिट, 8 9 इन्फिनिट, ओके। इस तरीके का हमारी पॉसिबिलिटी ये है कि वो इन्फिनिट से 6 पर जंप कर जाए, 6 से इन्फिनिट पर जंप कर जाए, ओके। तो इस तरीके से लाइमैन सीरीज होती हैं। और लाइमैन के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए जैसे कि अगर वो एक होता है लैम्डा, वेवलेंथ कैसे कि कब ज़्यादा निकलेगी, कब कम निकलेगी, उसके हिसाब से होता है कि फर्स्ट से अगर सेकंड पे जाएगा, ठीक है, या फर्स्ट से इन्फिनिट पे। जब इन्फिनिट से फर्स्ट पे जाता है तो वो आपका जो जब ज़्यादा जंप कर रहा है ना, तो एनर्जी ज़्यादा निकलेगी आपकी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। एनर्जी ज़्यादा निकलेगी तो E = hc/λ होता है, E = hc/λ। अगर एनर्जी ज़्यादा निकलेगी तो लैम्डा कम रहेगा,
ठीक है। तो लैम्डा मिनिमम फर्स्ट से इन्फाइनाइट तक, इन्फाइनाइट से फर्स्ट, ओके। और मैक्सिमम कब रहेगा, यहाँ पर सेकेंड टू पे। तो लैम्डा मैक्सिमम, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ पर लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, और यह हो जाएगा लैम्डा मिनिमम। मतलब n1 अगर ये 1 है और n2 2 है तो लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगा, अगर ये है तो लैम्डा मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। ये कई बार आ जाता है लैम्डा मैक्सिमम अपॉन लैम्डा मिनिमम, मतलब वेवलेंथ का रेशियो निकालने के लिए आ जाता है, ठीक है ना। और ये लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम, ठीक है ना, ये आया है इस फॉर्मूले से। इसका फॉर्मूला ऐसे बनता है, मैं बताऊँ आपको कि जैसे हमारे पास E = SC अपॉन लैम्डा है, तो यहाँ से हम 1 अपॉन लैम्डा निकाल लेते हैं ना। तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा दे जाएगा तो E अपॉन HC हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट एक कांस्टेंट होता है, उसे बोलते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट, ओके। तो डायरेक्ट का फॉर्मूला आता है इंटू RH और 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इस तरीके से ये इसका फॉर्मूला आता है। इस फॉर्मूले को लगाएंगे और इस फॉर्मूले से हमारा जो लैम्डा मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम निकलता है, ठीक है ना। जैसे लैम्डा मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, n1 = 1 और n2 = 2, ठीक है। सभी में ही इस वाले केस में n1 2 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा। और मिनिमम के लिए इन्फाइनाइट लगाएंगे। जब इन्फाइनाइट लगाएंगे n2 तो n2 जो 1 अपॉन n2 हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फाइनाइट तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसके दो एक शॉर्टकट फॉर्मूले मैं बता देता हूँ कि लैम्डा मैक्सिमम, ओके, लैम्डा मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे कि हम इसको कॉमन लेंगे तो जाएगा n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर और इंटू r, ठीक है। एक फॉर्मूला है जो कि लैम्डा मैक्सिमम के लिए लग जाएगा, ओके। और एक फॉर्मूला और लगेगा जो कि लैम्डा मिनिमम के लिए लगेगा, उसका बन जाएगा लैम्डा मिनिमम। हम क्या करेंगे इसमें, समझ लो कि लैम्डा मिनिमम के लिए ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा n1 स्क्वायर अपॉन r, सिंपल, ओके। सो ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास में है, लैम्डा मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम। ये दोनों फॉर्मूले हम लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं या फिर निकाल के लाएंगे फॉर्मूले से, ठीक है ना। इस रीडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू है, ऐसे याद कर सकते हैं, 10 9 6 7 8 सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। इस तरीके से इसकी वैल्यू आती है। तो हम यहाँ से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, और वेवलेंथ ही डिपेंड करते हैं वेवलेंथ के हिसाब से कौन सी सीरीज किस रेंज में आ रही है। जैसे कि ये बामर सीरीज में विजिबल रेंज में आती है, ठीक है ना। तो अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड इस तरीके से रहता है। अब वो जो क्वेश्चन नीट के अंदर आएगा वो सिर्फ इसके लिए आएगा कि बामर जो होता है वो विजिबल में आता है, ठीक है ना, विजिबल रेंज में, ओके। और लाइमन आ जाएगा यूवी में, ठीक है। अल्ट्रावायलेट, विजिबल, और विजिबल के बाद में फिर ये नीचे इंफ्रारेड ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बनता है इसमें से, एक तो क्वेश्चन ये बनता है, एक क्वेश्चन लैम्डा मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम का बनता है, एक एनर्जी का बनता है, एनर्जी के, और एक रेडियस का भी बनता है बोर्ड्स में। मैं उसको बताता हूँ थोड़ा सा, ये मुझे अब करना पड़ेगा, जगह कम पड़ रही है, ठीक है, देखते हैं अभी, ओके। सो एक होता है एनर्जी, जैसे En सेल नंबर की एनर्जी, ठीक है, जैसे हमारे पास जो एटम है उसके अंदर किस सेल की कितनी एनर्जी, इससे एक फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला हमारे पास में रेडियस का Rn, ठीक है। देखिए लंबा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बस सिंपल क्या है, इसमें मेन जो न्यूमेरिकल करने के लिए आता है मैं उसके बारे में बात कर देता हूँ, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल करने के लिए जो फॉर्मूला है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए जैसे कि En, इसका फॉर्मूला सीधा आता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर्मूला आता है En निकालने का। यहाँ En क्या है, nth सेल की एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ऑफ nth सेल, ओके। और इसी तरीके से Rn का फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला यहाँ, ये पूरी वैल्यू वहाँ से निकल कर आई है, ठीक है ना। तो Rn की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, Rn का फॉर्मूला हो जाता है 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, एंगस्ट्रॉम में कर सकते हैं। सो ये रेडियस की है, nth सेल की वो रेडियस, ठीक है, nth सेल की रेडियस कितना 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये 0.53 वैल्यू और ये वैल्यू कहाँ से आई है, फॉर्मूले में रखा है, ठीक है ना। H की वैल्यू रखेंगे, C की वैल्यू रखेंगे, तब A की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से हम जो इसमें एनर्जी निकल जाती है तो रेडियस में निकल जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना। सो ये फॉर्मूले थे सारे किसके अंदर, बोर के अंदर, बोर्स मॉडल के अंदर। इसमें एक फॉर्मूला और आता है, वो ये है कि किसी भी सेल का जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, उस सेल का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर काट रहा है इसमें, कोई सी सेल में, nth सेल में चक्कर काट रहा है मान लिया, ठीक है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम, अब एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला आता है वो आता है mvr इक्वल टू, ये mvr क्या, एंगुलर मोमेंटम, और जो कि फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसकी वैल्यू होती है nh/2π। और यही एक टर्म है, ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर
मोमेंटम, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम MVR जो कि फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा प्रत्येक सेल के लिए, जहाँ पर n क्या है, सेल नंबर, ओके, सेल नंबर। बाकी m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी, रेडियस, ठीक है, h प्लैंक कांस्टेंट, ओके, ये सारी वैल्यू रख लेते हैं। तो हमेशा क्या होता है, जैसे इस सेल के लिए निकालेंगे तो इसके लिए MVR, मान लीजिए ये फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, MVR इक्वल टू 2H अपॉन 2 पाई, इसके लिए आ जाएगा MVR इक्वल टू, अरे नीचे आ गए, एक सेकेंड, इसके लिए आ जाएगा, इस वाले के लिए आ जाएगा MVR इक्वल टू 1H अपॉन 2 पाई, ओके, इस तरीके का। तो ऐसे करके हम इसका जो एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो H अपॉन 2 पाई, कॉन्स्टेंट है, N भी कॉन्स्टेंट है, इसीलिए कॉन्स्टेंट रहता है। तो सीधा सीधा क्या कहेंगे कि MVR क्या है, कॉन्स्टेंट, ओके, MVR इक्वल टू K कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्रत्येक सेल के लिए, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। सो ये था पूरा बोहर्स मॉडल, ओके। तो बोहर्स मॉडल मैंने बता दिया आपको, और थॉमसन मॉडल बता दिया, और आपका रदरफोर्ड बता दिया, ठीक है ना। अब इसके ये एक क्लासिकल कंसेप्ट थी जो कि हो गई है। अब इसके बाद शुरू होता है आपका जो मॉडर्न कंसेप्ट, ठीक है ना। मॉडर्न कंसेप्ट में आपका जो पूरा क्वांटम थ्योरी रहता है, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो सब मॉडर्न कंसेप्ट में आ जाता है, ठीक है ना। ये ओल्ड कंसेप्ट थी। तो इस वीडियो में आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चलते हैं मॉडर्न कंसेप्ट पर, ठीक है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर की आधुनिक कंसेप्ट, ओके, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।